कैसे साथी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। आइए, आप सबका स्वागत है संविधान के आर्टिकल नंबर 13 यानी कि 13। काफी दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जो इंतजार की घड़ियां थी वो हुई समाप्त और एक बेहतरीन शानदार आपको आर्टिकल पढ़ाता हूं। दरअसल बहुत कठिन आर्टिकल है। अगर पहली बार में हम इसे देखें तो बहुत कठिन है, बहुत अजीब आर्टिकल है। थोड़ा सा समझने में भी बहुत कठिनाई होती है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा भी प्रयास करें, थोड़ा भी समझने का प्रयास करें तो बहुत आसान है। अगर सिर्फ समझना है, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो आप इतना समझ लीजिएगा कि ये कहता है कि मूल अधिकार और मूल अधिकारों से असंगत जो अधिकार है वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। कहने का मतलब मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकार से असंगत यानी कि जो मूल अधिकार नहीं है और उनका अर्थात स्वयं मूल अधिकार, उनको कभी कम नहीं किया जाएगा। बस इतनी सी बात है। यानी कि हमारे देश में जो भी अधिकार है किसी को खत्म नहीं किया जाएगा, वे सभी अधिकार सबको मिले रहेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हमेशा डिसीजन देता रहता है, उसको भी इस पर बहुत प्रॉब्लम होती है। भारत सरकार भी आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है। आर्टिकल 13, 32 का बहुत प्रयोग होता है। तो आइएगा इसको बहुत डिटेल में काफी मन से अच्छे से समझते हैं क्या क्या कहता है आर्टिकल नंबर 13। तो सबसे पहले तो हम इसके बेसिक शब्द, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसी पर काम करते हैं। मूल अधिकार यानी कि जो भाग 3 में दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक पूरे, से असंगत यानी कि जो मूल अधिकार नहीं है, भाग 3 के अलावा जो अधिकार है। अब भाग 3 के अलावा कौन से अधिकार है? जैसे संवैधानिक अधिकार है, जैसे वैधानिक अधिकार है, जैसे कानूनी अधिकार है, सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा, और व्यक्ति को इंसान होने की वजह से किसी कानून के द्वारा जो अधिकार दिए गए, ये सभी अधिकार, या इन अधिकारों के अलावा उनका अर्थात फंडामेंटल राइट का अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। इनको कभी कम नहीं किया जाएगा, इन्हें कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल बताया गया क्या? इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, संविधान का प्रारंभ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में, इंडिया में पहले से जितनी बाउंड्री है, प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत हैं। अगर कोई भी ऐसा अधिकार है, कोई भी ऐसा नियम है जो इस अधिकार के, इस भाग 3 के खंड को सही से लागू नहीं होने दे रहा है, यानी कि मान लीजिएगा जैसे पहले कोई बात थी कि भाई किसी को बोलने का अधिकार नहीं देंगे और सबको वोटिंग का राइट नहीं रहेगा, ऐसे बहुत से ढेरों चीजें जो अधिकार के रूप में उस समय केवल कुछ लोगों को, इलीट क्लास को मिलती थी, बाकी लोगों को नहीं मिलती थी। तो ये कहा गया कि ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के लागू होने से पहले बना हुआ था और आज मूल अधिकारों से असंगत है, अब वो लागू नहीं होगा, उसका काम खत्म होता है। कहने का मतलब उस मात्रा तक शून्य होगी जहां वह इस भाग के उपबंध से असंगत है। ऐसी कोई भी बात जो मूल अधिकार को कम करती है और पहले लागू हुआ करती थी, आजादी से पहले अंग्रेजों के समय देसी रियासतों के लिए, राजाओं के लिए कुछ अलग था, वो सब खत्म। अब अगर वह इस पॉइंट से मैच नहीं करता तो वो खत्म कर दिया जाएगा, उसका कोई महत्व तो नहीं है, वो लागू करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि भाई देखो, मूल अधिकार या अब संविधान में हमारे एक ही नियम है कि हर व्यक्ति समान है, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कानून की नजर में सब बराबर है। और पहले क्या था, राजा महाराजाओं के पास अलग अधिकार हुआ करते थे, मंत्रियों के अलग अधिकार। तो कहते हैं अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहेगा, जो भी मूल अधिकार को अगर कम करता है तो वह उस जगह पर खत्म, आज से उसका काम समाप्त। अगली बात, राज्य। अब राज्य कल आपने पढ़ा आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 12 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती सभी कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगी, यानी कि ये कानून कोई ऐसा नहीं बनाएंगे जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है। कोई भी ऐसा कानून राज्य सरकार, राज्य का मतलब यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार को कम करता हो या उनको न्यून करता हो, थोड़ा छोटा करता हो या उनको काटता हो। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि का उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। मान लीजिएगा 5 पॉइंट बनाए गए, 5 पॉइंट में से 1 पॉइंट मूल अधिकार को कम करता है तो 4 पॉइंट लागू रहेंगे, 1 पॉइंट जो नहीं मूल अधिकार को कम कर रहा वही केवल हटाया जाएगा, बाकी के 4 पॉइंट लागू रहेंगे। मान लीजिएगा सरकार ने किसी कानून के 10 पॉइंट बनाए, उसमें से 3 पॉइंट जो हैं वो मूल अधिकार को कम करते हैं, तो वो 3 पॉइंट हटा दिए जाएंगे, बाकी के 7 पॉइंट आप लागू करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बात मूल अधिकार को कम करेगी, भारत सरकार भविष्य में कानून बनाएगी, वह लागू नहीं होगी। इससे पहले जो कानून लागू थे जो मूल अधिकार को कम करते थे, वो आज से काम खत्म। आगे जो बनाए जाएंगे वो इनको कम करने वाला कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, इनको कम करने का किसी को पावर नहीं दिया। तीसरी बात,
इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी कि पूरे संविधान में अभी आप आगे और पढ़ेंगे वहां लिखा होगा कि आर्टिकल 29 में लिखा होगा कि इस आर्टिकल को छोड़ दिया जाए, इस आर्टिकल के अलावा बाकी ये बात सब जगह लागू, बस इस आर्टिकल को छोड़ दिया जाए। तो वही कह रहा है कि अगर कहीं पहले से लिख दिया गया है तो उसकी बात को हटा दो, अगर नहीं लिखा गया तो यही बात लागू होगी। विधि का मतलब क्या होगा, प्रवृत्त विधि का मतलब क्या होगा। अगर कहीं विधि लिखा है कि भाई विधि का मतलब ऐसा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाग 3 में राज्य का मतलब केवल यूपी एमपी नहीं होगा, राज्य का मतलब होगा सभी राज्य, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, पंचायत। उन्होंने भाग 3 के लिए पूरा बता दिया। तो वैसे विधि का मतलब क्या है, विधि का मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, भारत के अंदर कोई भी कानून, अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करे, राज्यपाल जारी करे, आदेश सरकार जारी करे, उपविधि कानून और कानून को जोड़ने के लिए एक दो और कानून बना लिए जाए, नियम विनियमन उनको लागू करना, उनकी सूचना जारी करना, रूढ़ी या प्रथा, रूढ़ी प्रथा का मतलब मान लीजिएगा कोई जनजातियों के लिए कोई कानून है, महिलाओं के लिए कोई कानून है, तो ऐसी अगर कोई भी चीज है तो वो सब विधि के अधीन काउंट होगी। जनजातियों का कोई नियम भारत सरकार बनाए, महिलाओं के प्रति कुछ है तो वो इधर। प्रवृत्त विधि का मतलब विधि जो आगे बनेगी, प्रवृत्त विधि जो लागू है, इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित बनाई गई विधि, प्रवृत्त विधि वही होगी। प्रवृत्त मतलब जो लागू है, और लागू तो संविधान से पहले वाली होगी। संविधान मान लीजिएगा हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो विधि जो आगे बनेगी प्रवृत्ति विधि जो पहले से बनी हुई है। तो दोनों के बारे में कहा गया कि भैया ऊपर आपने पढ़ा विधि और प्रवृत्ति विधि अगर मूल अधिकार को कम करती है तो भैया वो मानी नहीं जाएगी। तो विधि का मतलब क्या है, विधि का मतलब अध्यादेश, आदेश, उपविधि, विनिमय और अधिसूचना नियम, ये सब काउंट होंगे। तो ये आपका आर्टिकल थोड़ा सा क्या है, ज्यादा मेहनत करवाता है, करना पड़ेगा। आगे, जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतः या विशिष्ट क्षेत्र में प्रवर्त में नहीं रहेगा। देखो, अगर पहले की कोई विधि है, पहले की कोई प्रवृत्ति विधि है, आगे भविष्य की विधि है, तो वह अब लागू नहीं होगी अगर वह भाग 3 में आर्टिकल 13 के हिसाब से नहीं है तो अब उसे लागू नहीं किया। अगर कहीं लागू है तो उसको खत्म कर दो, पहले खत्म कर दिया इट्स ओके, नहीं खत्म किया आज से खत्म है, खत्म करने की जरूरत नहीं, अपने आप खत्म है। इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। हाँ, भविष्य में अगर संविधान संशोधन करके कोई नियम बनाया जाता है तो फिर वो भविष्य में बनाया जाएगा, तो उस पर अभी ये लागू नहीं है। और अगर 368 का प्रयोग करके सरकार कोई संशोधन करती है तो वह तभी लागू होगा जब वहां यह बात लिखी जाए कि यह बात भाग 3 के लिए नहीं है या भाग 3 में भी लागू होगी, इसको आर्टिकल 13 के तहत अलग से हम मानेंगे नहीं, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं कर सकता। तो लिख दे कि भैया ये हम साफ साफ लिख रहे हैं कि यह बात हालांकि भाग 3 का उल्लंघन करती है, लेकिन हम लिख रहे हैं कि यह भाग 3 के लिए नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट भी कैंसिल नहीं करे। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे, बोले भाई अब आपने लिख ही दिया है। अच्छा, 368 के संशोधन का मतलब क्या, पूरा देश देख रहा है, लोकसभा से पास होगा 2/3 बहुमत से, राज्यसभा से पास होगा, राष्ट्रपति साइन करेगा, और अगर संघीय मामला है तो आधे राज्यों को भी पास करना पड़ेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता फिर ठीक है, चलो जब आधे राज्यों का समर्थन है, संसद का भी समर्थन है, तो फिर उसको में टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये आपका आर्टिकल 13, इससे संबंधित कुछ थ्योरी भविष्य में दी गई वो मैं आपको बता देता हूं। क्या थ्योरी दी गई, ये 3 थ्योरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई आर्टिकल 13 के संदर्भ में। अक्सर क्वेश्चन आता है कि यह थ्योरी किस आर्टिकल से संबंधित है, लिखी नहीं गई है बट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जैसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वरेबिलिटी, कहने का मतलब यदि कानून का केवल एक हिस्सा मूल अधिकार के खिलाफ है तो केवल वही हिस्सा कैंसिल होगा, बाकी का हिस्सा लागू होगा, वो कैंसिल नहीं होगा। वही जो मैंने पहले आपको बताया कि अगर 10 पॉइंट सरकार ने बनाए, 3 मूल अधिकार का उल्लंघन करते तो 7 लागू हो जाएगी। इसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, बहुत पूछा जाता है। यह मुख्य रूप से संविधान पूर्व कानूनों पर लागू होता है, जो पहले से कानून लागू हैं। जो कानून मूल अधिकार के विपरीत हैं वे मृत नहीं होते, बल्कि वह असंवैधानिक होने के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं, और भविष्य में संवैधानिक संशोधन द्वारा उसे सुधारा जाए तो वह फिर से लागू हो जाते हैं। कहने का मतलब पहले के जो कानून थे, अगर वह सपोज दैट आज लागू नहीं हो पाए किसी वजह से, मान लीजिएगा कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, फिर भविष्य में सरकार 368 का प्रयोग करके उनमें संशोधन करे, संशोधन करके फिर से लागू कर दे, तो वह फिर से लागू हो जाएंगे। यानी कि
जैसे प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, अभी पहले फूटा था, अभी नहीं है, भविष्य में फूट सकता है, वो वाली बात है। अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर्स, यानी कि अलग से, जैसे कई बार आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड वगैरह में आता है कि आपको 1% अगर आप पेट्रोल डीजल डलाते हैं तो 1% की छूट मिलेगी, वही है। यह सिद्धांत यह कहता है, अच्छे पेट्रोल डीजल की बात नहीं, ये संविधान की बात है, वो समझाने के लिए था। यह सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का स्वैच्छिक त्याग नहीं कर सकता है, यानी कि अगर जैसे पेट्रोल आप डलवाओगे तो 1% की छूट हम आपको दे देंगे, तो वही है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, जिसको मिले हैं उसके पास रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने मूल अधिकार त्याग दें, मौलिक कर्तव्य है, मिले हैं मानो तो ठीक, उल्लंघन नहीं कर सकते, तो वैसे ही मूल अधिकार मानना पड़ेगा। मूल अधिकार आपके क्या होंगे, जस्टिफिएबल होंगे, और आप इनके लिए न्यायालय भी जा सकते हैं। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको आर्टिकल 13 समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा तो भारत सरकार को भी दिक्कतें हो जाती हैं। खैर, अपने एग्जाम में जो आएगा वो ये वाले पॉइंट्स खूब आते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं संविधान के अगले आर्टिकल यानी कि आर्टिकल नंबर 14 के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।